Hello student, my name is Satyam Swarup. I am guest faculty in SS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज इलाहाबाद। आज मैं फिर से कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके बीच में लेकर आई हूँ। इन क्वेश्चंस को करेंगे। ये टीचिंग एप्टीट्यूड पर बेस्ड है और सारे ये जो भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये टीचिंग एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इनको बहुत ध्यान से करिएगा और जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बाद में इसमें कमेंट कर बता सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग मीनिंग बाय कनेक्टिंग व्हाट इज़ टू बी लर्नड विथ एस्टैब्लिश्ड वर्ड्स आर इमेजेस is use of mnemonic strategies, pre-Mac principle, scaffolding, assisted learning। mnemonic strategies बेसिकली ऐसी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जैसे बहुत सारी सी चीज़ें होती है जो टफ़ होती है हमको याद करने के लिए, तो हम उनको याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स बनाते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए ट्रिक्स बनाई थी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को याद रखने के लिए कि हलीना के रब शीश में फर दे, तो एच हलीना, एच फॉर हाइड्रोजन, देन लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम एंड सीजियम। ओके, हलीना के रब शीश में फर दे एंड देन फ्रांसियम। तो ये ऐसे आप याद कर सकते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को। तो ये बेसिकली मैंने क्या किया, एक ट्रिक बनाई और इसको यूज़ किया फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को याद रखने के लिए। तो ये जो ट्रिक है या ये जो स्ट्रैटेजीज़ है जस्ट टू रिमेंबर टफ थिंग्स, तो हम इनको निमोनिक स्ट्रैटेजीज़ कहते हैं। तो जो आपका ये क्वेश्चन है वो यही कह रहा है कि आप कैसे कठिन चीज़ों को याद करते हैं, किसी स्थापित शब्द से या किसी चित्र से आप उसको जोड़ कर कैसे याद रखते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो निमोनिक स्ट्रैटेजीज़ होगा, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो निमोनिक स्ट्रैटेजीज़ होगा या स्मृति सहायक युक्तियाँ, इनको हम हिंदी में कहते हैं। प्री-मैक प्रिंसिपल की बात करें, आप प्री-मैक प्रिंसिपल, तो प्री-मैक प्रिंसिपल होता है दादी माँ का प्रिंसिपल होता है एक्चुअली। ये इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और ये स्कैफोल्डिंग आप जानते हैं वाइगोत्स्की ने बताई थी। असिस्टेड लर्निंग भी जस्ट एक प्रकार की स्कैफोल्डिंग ही, हम असिस्टेंट करते हैं और कुछ चीज़ों को सीखने में लर्नर को ही मदद करते हैं, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, बिल्डिंग मीनिंग बाय कनेक्टिंग व्हाट इज़ टू बी लर्नड विथ एस्टैब्लिश्ड वर्ड्स आर इमेजेस इज यूज ऑफ, तो ये फर्स्ट इसका आंसर होगा निमोनिक स्ट्रैटेजीज़। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज ऑफ द व्यू दैट एनीथिंग दैट कैन बी लर्न बाई डायरेक्ट एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो बी लर्न फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। मतलब हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी सीख सकते हैं जिन चीज़ों को हम डायरेक्ट सीखते हैं। मॉडल्स आर मोस्ट इफेक्टिव इफ़ दे आर सीन as having respect, competence, high status or power. Thus, in most cases, teacher can be highly influential models. निम्नलिखित में से किसका विचार था कि जो कुछ भी प्रत्यक्ष अनुभव से सीखा जा सकता है वह देख कर या अवलोकन करके भी सीखा जा सकता है। देखिए, अवलोकन की बात करते हैं तो अवलोकन में आपका सबसे पहले आप देखेंगे किसने अवलोकन की बात की है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, कोहलर, बंडूरा, थॉर्नडाइक एंड स्किनर। तो स्किनर आप जानते हैं इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी दी है, थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थियरी दी है, कोहलर ने इंसाइट थियरी दी है और बंडूरा ने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या विकेरियस लर्निंग के बारे में बताया है। इस लर्निंग को बंडूरा की लर्निंग को मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि आप यहाँ पे अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं क्लियर होता है तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि बंडूरा ने कैसे बताया कि हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू कैसे सीखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या विकेरियस लर्निंग भी इसको इन्होंने कहा है, तो ये बेसिकली बंडूरा के द्वारा दिया गया है कि हम जो कुछ भी डायरेक्ट एक्सपीरियंस के द्वारा सीखते हैं हम उसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका बंडूरा होगा, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट
After teaching a content, a teacher finds that the students are able to work with action verbs. ओके, नेमली जो एक्शंस वर्ब यूज़ हो रही हैं वो है अप्रेज, क्रिटिसाइज, आलोचना करना, जज करना. दस ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स. जो ये एक्शन वर्ब्स है ना, देखिए डोमेन्स होते हैं. तो डोमेन्स में जो डोमेन्स में हर एक डोमेन्स को हमने जैसे नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, एनालिसिस इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है. तो हर एक के अंदर आपकी एक्शन वर्ब्स आती हैं. तो आपसे ये बेसिकली पूछा जा रहा है कि ये जो 3 एक्शन वर्ब्स है प्रेज, क्रिटिसाइज एंड जज करना, ये किसके अंतर्गत आती हैं. तो आप जानते हैं एनालिसिस में ये नहीं आएगा, सिंथेसिस में भी ये नहीं आएगा. ये इवैल्यूएशन है. एक्चुअली जब स्टूडेंट इवैल्यूएशन करना सीखता है तभी वो जज कर सकता है चीज़ों को और तभी वो क्रिटिसाइज कर सकता है. तो यहाँ पर जो आंसर होगा इसका वो इवैल्यूएशन होगा. ओके, यहाँ पे आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं. विषय वस्तु को पढ़ा लेने के बाद अध्यापक देखता है कि विद्यार्थी सक्रिय क्रियापदों जैसे कि समीक्षा, आलोचना करना और फैसला करना, आलोचना करना और फैसला करना, ये सभी हम कब करते हैं, जब मूल्यांकन होता है. ठीक है, जब आप मूल्यांकन लेवल की टीचिंग करेंगे तब आप इन एक्शन वर्ब्स का यूज़ करेंगे. आप अपने विशिष्ट उद्देश्य को फ्रेम करते समय इन एक्शन वर्ब्स का यूज़ करते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको एक्शन वर्ब्स को याद रखना होगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. 4th क्वेश्चन है हमारा. अ साइंस टीचर plans to teach a unit on change. Okay, the topic is change to class 6. While preparing for lesson he should first determine the. ओके, एक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 को परिवर्तनों पर इकाई पढ़ाने की योजना बनाता है. पाठ की तैयारी करते समय उसे सर्वप्रथम निर्धारित करना चाहिए. तो फर्स्ट उसे क्या करना चाहिए, पहला है ऑप्शंस इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज ही वुड फॉलो. ओके, देन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ही वुड यूज़, वेज ही वुड इवेलुएट स्टूडेंट्स, देन नॉलेज स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैव अबाउट द टॉपिक. तो आपको क्या लगता है, सबसे पहले हम जो करते हैं, हम अपना जब उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं. प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए हमको सबसे पहले प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज के बारे में हमें पता होना चाहिए. तभी उस प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड हम अपने प्रस्तावना प्रश्न को या इंट्रोडक्शन स्किल को यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, जो फर्स्ट डिटरमाइन किया जाना चाहिए इस टीचर के द्वारा, वो है नॉलेज स्टूडेंट ऑलरेडी हैव अबाउट द टॉपिक. तो यहाँ पर फर्स्ट आपको प्रीवियस नॉलेज स्टूडेंट की जाननी होगी. प्रीवियस नॉलेज को जानने के बाद ही आप उसके अकॉर्डिंग अपने मटेरियल को चूज़ करेंगे. देन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को आप चूज़ करेंगे. ठीक है, फिर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को चूज़ करने के बाद आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे कि आपको कैसे उस मटेरियल को एग्जीक्यूट करना है, किस प्रोसेस के थ्रू टीचिंग करनी है, किस मेथड के थ्रू टीचिंग करनी है. ओके, एंड देन लास्ट स्टेप आपका होगा वो इवैल्यूएशन होगा. तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो 4th आंसर होगा, 4th ऑप्शन होगा. ओके, देन आगे आते हैं. तो व्हेन टीचर periodically tests her students to monitor their progress. Okay, she uses the result of such tests to identify areas where she may need to change or modify her instruction. ओके, एक टीचर जो है वो टीचर जब टीचिंग कर रहा है या इंस्ट्रक्शन दे रहा है उस टाइम पर वो स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए क्वेश्चन पूछता है और उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, अपने इंस्ट्रक्शन को चेंज करने के लिए सोच रहा है. तो ये किस टाइप का असेसमेंट है ये क्वेश्चन पूछ रहा है. द टाइप ऑफ असेसमेंट यूज्ड बाय हर इज़ कॉल्ड. तो आप जानते हैं ये है असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना.
ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, क्योंकि वो अपने इंस्ट्रक्शन को चेंज करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है या ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ठीक है, ये समेटिव असेसमेंट होता अगर इस टीचर लास्ट में सब कुछ पढ़ा लेने के बाद लास्ट में क्वेश्चन पूछता और उसके अकॉर्डिंग फिर वो रिज़ल्ट बनाता और वो समझता। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फॉर्मेटिव। देन आगे देखिए, सिक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक आर प्रोसीजर इज़ मोस्ट यूजफुल टू प्रमोट क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन। अब आप देखिए, क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए किस मेथड का यूज़ होगा। सिंपोजियम, थर्ड ऑप्शन है सिंपोजियम, फर्स्ट है सिमुलेशन, सेकेंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड फोर्थ इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, या मस्तिष्क विप्लन इसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं जब हम स्टूडेंट्स को ब्रेन स्टॉर्मिंग कराते हैं तो वो थिंक करता है। और आप जानते हैं क्रिएटिविटी के जो 4 एलिमेंट्स हैं उसमें फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन आता है। तो ये सभी चीज़ें तभी होती हैं जब हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। और सिमुलेशन आप जानते हैं ये एक तरीके का नाटक किया जाता है कुछ भी सीखने के लिए, जैसे आप सिमुलेटेड टीचिंग के बारे में आपने सुना होगा या आपने किया होगा। एक्सपेरिमेंटेशन तो एक तरीके इसका एप्लीकेशन लेवल है ना, तो आप वहाँ पर एप्लीकेशन लेवल की टीचिंग करते हैं तो एक्सपेरिमेंटेशन होता है, लेकिन उसमें कोई भी क्रिएटिविटी इन्हांस नहीं होती, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो होता है वो एक जनरलाइज सिचुएशन में किया जाता है, एक जनरलाइज प्रोसीजर को यूज़ करते हुए या फॉलो करते हुए, जनरलाइज प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम प्रोसीड करते हैं। तो वहाँ पर क्रिएटिविटी नहीं इन्हांस होती। ब्रेन स्टॉर्मिंग जब हम करते हैं तो वहाँ पर क्रिएटिविटी के 4 एलिमेंट्स जो हैं वो फर्स्ट है फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन। तो ये सभी जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग कवर करता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा। ओके, देन नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द अफेक्टिव डोमेन। देखिए, तीन डोमेन्स होते हैं, है ना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड कौन सा सेंटेंस है, स्टूडेंट कैन पेंट अ पिक्चर। अफेक्टिव डोमेन जो होता है वो बेसिकली वैल्यूज़ की बात करता है, जो भी वैल्यूज़ हैं हम उसको कितना अप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, स्टूडेंट्स उसको कितना अप्लाई कर पाते हैं और कितना उसका यूज़ करते हैं, वही अफेक्टिव डोमेन होता है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट कैन पेंट अ पिक्चर, देन स्टूडेंट कैन राइट अ लेटर, स्टूडेंट कैन ड्रॉ अ ग्राफ। तो ये सभी एक तरीके से सेम है ना। जिसमें से आपका डिफरेंट है ऑप्शन वो है स्टूडेंट कैन वैल्यू ऑनेस्टी, विद्यार्थी ईमानदारी को महत्व दे सकते हैं। तो यहाँ पर अफेक्टिव डोमेन जो भी हमारे व्यवहार में जो चीज़ें आ जाती हैं वो अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत आती हैं, है ना। तो यहाँ पर वैल्यूज़ से रिलेटेड होता है अफेक्टिव डोमेन, आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा राइट वो होगा स्टूडेंट कैन वैल्यू ऑनेस्टी। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। Okay, then if one activity occurs more often than another, it can be used to reinforce the activity that occurs less often. This principle is known as, है ना। देखिए, यहाँ पर जो भी प्री मैक प्रिंसिपल, देखिए आप जानते हैं पावलो प्रिंसिपल, है ना, स्किनर के बारे में भी जानते हैं, थॉर्नडाइक के बारे में भी आप जानते हैं। अभी इन तीनों ने कहीं पर भी प्रीमैक की बात नहीं की है ना। प्रीमैक की बात नहीं की, आपने नहीं सुना होगा इस तरीके की चीज़ें, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं प्रीमैक प्रिंसिपल की बात करती हूँ, वो शायद आपने नहीं सुना होगा। प्रीमैक प्रिंसिपल एक्चुअली दादी माँ का प्रिंसिपल होता है। ये दादी माँ क्या करती हैं, आपने देखा होगा जो घर में छोटे बच्चे होते हैं जो कि जिस काम में इंटरेस्ट लेते हैं, जिस टास्क को करने में इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे बेसिकली बच्चे खेलने में इंटरेस्ट लेते हैं, तो हम उनको प्रमोट कर सकते हैं या दादी माँ उनको प्रमोट कर सकती हैं, प्रलोभन दे सकती हैं, लालच दे सकती हैं कि अगर आप
1 रोटी फिनिश करोगे तो मैं आपको 1 चॉकलेट दूँगी, है ना। तो यहाँ पर जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला बिहेवियर है वो चॉकलेट है। इस बच्चे को चॉकलेट खाना पसंद है और उसको रोटी खाना नहीं पसंद है, तो हम रोटी खिलाने के लिए उसको हम लालच दे रहे हैं या हम उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं, चॉकलेट का हम उसको प्रलोभन दे रहे हैं। तो ये प्री-मैक प्रिंसिपल होता है। इसी तरीके से कि हम उन जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाले बार बार जो जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट उसको ज़्यादा करेगा या कोई बच्चा उसको ज़्यादा करेगा, उस बिहेवियर को हम रीइंफोर्समेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं उन चीज़ों को करवाने के लिए, उन टास्क को कंप्लीट करवाने के लिए जिसको कि स्टूडेंट या बच्चा नहीं पसंद करता है। जैसे रोटी खाना बच्चा नहीं प्रेफर करता है, जबकि वो चॉकलेट खाना बहुत प्रेफर करता है। तो अगर हम उसको चॉकलेट का प्रलोभन दे दें, रीइंफोर्समेंट की तरीके से चॉकलेट का यूज़ करें, तो यहाँ पर वो रोटी भी खा लेता है ना। इसी तरीके से अगर हम बच्चे को कहें कि अगर आप साइंस का 1 चैप्टर आप 1 डे में कंप्लीट कर लेते हो तो फिर मैं आपको पार्क में लेकर जाऊंगी, तो ये भी एक तरीके से प्री-मैक प्रिंसिपल का यूज़ है कि बच्चे को पार्क में जाना पसंद है, तो उस बिहेवियर को हम रीइंफोर्समेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं और हम उसको एक्सरसाइज करने के लिए या हम उसको 1 चैप्टर इन साइंस कंप्लीट करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली प्री-मैक प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इफ़ वन एक्टिविटी अकर मोर ऑफन देन अदर इट कैन बी यूज्ड टू रीइंफोर्स द एक्टिविटी दैट अकर लेस ऑफन, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज प्री-मैक प्रिंसिपल। ओके, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसी तरीके से हिंदी में भी है, यदि एक क्रिया की आवृत्ति किसी दूसरी क्रिया या कार्य से अधिक है तब पहली क्रिया का उपयोग दूसरी क्रिया या कार्य जिसकी आवृत्ति कम है के लिए पुनर्बलन के रूप में किया जा सकता है। यह सिद्धांत है प्री-मैक का सिद्धांत, प्री-मैक का सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर 9th क्वेश्चन है, which of the following would be more useful to eliminate routine misbehavior of students? ओके, मिसबिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स को कैसे हम एलिमिनेट करेंगे। फर्स्ट है रिमूविंग पोटेंशियल ट्रबल मेकर्स फ्रॉम क्लास, उनको क्लास से बाहर कर देंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम क्लास से बाहर नहीं कर सकते। यूज़ ऑफ नॉन वर्बल क्यूज़, ओके, इग्नोरिंग एंड मूविंग एलोंग, मतलब हम उनको ध्यान ना दें और आगे हम कार्य अपना करते रहें। ठीक है, या तो फिर हम नॉन वर्बल क्यूज़ का यूज़ करें। देन प्रोवाइडिंग टोकन रीइंफोर्सेस एज रिवार्ड्स, ये देखिए ये जो है आपका वो पॉजिटिव है और आप इसमें सारे स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं और आप जो पॉजिटिव बिहेवियर आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, आप उनको रीइंफोर्स कर रहे हैं, और जो निगेटिव बिहेवियर आप उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको होता है हमेशा पॉजिटिव आंसर को पिक करना होता है। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, पुरस्कार के तौर पर सांकेतिक सुदृढ़ताओं को देना। ठीक है, फिर देन 10th क्वेश्चन, प्रोसीजर यूज्ड बाय टीचर्स टू आइडेंटिफाई डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लर्निंग आर पार्ट ऑफ, अधिगम के विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए अध्यापकों द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्यविधि किसका अंश है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट हम तब करते हैं जबकि हमें अपनी टीचिंग को कैसे इम्प्रूव करना है उसकी ओर हम ध्यान देते हैं। समेटिव असेसमेंट हम जनरल रिकॉर्ड रखने के लिए स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए करते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट एक अलग तरीके की चीज़ हो गई और यहाँ पर डायग्नोस्टिक है ये असेसमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी हम प्रोसीजर का यूज़ कर रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि क्या डिफ़िकल्टीज़ है एक पर्टिकुलर एरियाज़ में या डिफरेंट एरियाज़ में स्टूडेंट्स को क्या डिफ़िकल्टीज़ है। तो यहाँ पर हम एक्चुअली डायग्नोसिस का काम कर रहे हैं, निदान करने का काम कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहलाता है या नैदानिक मूल्यांकन कहलाता है। तो यहाँ पर 3rd ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ में आया होगा, और फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, आपका वेलकम है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।